हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वैद आईसीएस। वैद आईसीएस की नई इनिशिएटिव सिविल अनुसंधान प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। इस सीरीज की जो सबसे पहली वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं वो है अबाउट द क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। देखिए, हमारे युग के सबसे बड़े सबसे महान वैज्ञानिक सर स्टीफन हॉकिंग जी का कहना था कि इस पृथ्वी से अगर मानव जीवन कभी समाप्त होगा या एटलीस्ट ये मॉडर्न ह्यूमन सिविलाइजेशन अगर कभी खत्म होगी तो उसके लिए चार बड़े कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। या तो कोई एस्टेरॉयड इंपैक्ट, या तो क्लाइमेट चेंज, या फिर एआई के चैलेंजेस से खड़ी हुई कोई बड़ी एपोकलिप्स, या फिर इंसान आपस में न्यूक्लियर वॉर करके अपने आप को तबाह कर ले, बर्बाद कर ले। लेकिन इनमें जो मोस्ट प्रोबेबल है, जो कि साफ साफ नजर आता है, बाकी सब तो पूरी कल्पनाएं कही जा सकती हैं या फिर दूर की कोई घटना हो सकती है, लेकिन उनमें से जो चीजें आपको यथार्थ नजर आ रही हैं, सामने नजर आ रही हैं, हमारे आंख के सामने घटित हो रही हैं, वो है क्लाइमेट चेंज। अगर ये कहा जाए कि वर्तमान समय में ह्यूमन बींग्स के सामने जो खड़ी सबसे बड़ी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज है, तो ये कोई एग्जाजरेशन नहीं होगा। इसी क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए, इसी क्लाइमेट चेंज से अडेप्ट करने के लिए वर्ल्ड कम्युनिटी ने कई सारे स्टेप्स लिए हुए हैं, कई सारे एफर्ट्स किए हुए हैं। उनमें से एक एफर्ट आता है जहां पर वर्ल्ड कम्युनिटी मिलकर एक कॉन्फ्रेंस बनाती है, उस कॉन्फ्रेंस में एक फ्रेमवर्क तैयार करती है, उसकी रेगुलर बैठकें होती हैं। 1992 में शुरुआत हुई UNFCCC की, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इनकी हर साल एक वार्षिक एनुअल मीटिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसके बारे में आप सुनते होंगे, बहुत पॉपुलर है, जहां पर क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में डिसाइड किया गया, 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ, 2021 में आपने ग्लासगो समिट के बारे में बात की थी, और इसी तरह से पिछले साल बीता COP27 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 27वां वर्जन शर्म अल शेख इजिप्ट। यहां तक हो सकता है अगर आप न्यूज सुनते रहते हैं तो आप इससे अवगत होंगे। ऐसे ही 2023 में भी COP28 की बैठक दुबई UAE में होने वाली है। उसके पहले देखिए, ये तो हो गई इनकी मेन UNFCCC की जो मेन बैठकें होती हैं, वो होती हैं COP उनकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। लेकिन उसके अलावा भी उनकी कुछ बॉडीज हैं जिनको हम लोग सब्सिडरी बॉडीज बोलते हैं। और ऐसी UNFCCC की अगर आप देखें तो एक COP और जो सब्सिडरी बॉडीज हैं, ऐसी दो सब्सिडरी बॉडीज हैं जिनकी बैठकें भी आमतौर पर रेगुलर होती रहती हैं। उनकी दो सब्सिडरी बॉडीज देखिए यहां पर, SBSTA और SBI है, यानी कि सब्सिडरी बॉडी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवाइस, और दूसरी सब्सिडरी बॉडी फॉर इंप्लीमेंटेशन। तो ऐसी सब्सिडरी बॉडीज की भी रेगुलर मीटिंग्स होती रहती हैं। तो इस बार बॉन, जर्मनी के बॉन शहर में SB58 नामक एक बैठक हो रही। SB58 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ सब्सिडरी बॉडीज नंबर 58, बॉन शहर, जर्मनी के बॉन शहर में ये बैठक हो रही है। तो इस बैठक में क्या निष्कर्ष निकला, किन विषयों पर चर्चा हुई, कहां पर कोई डिस्प्यूट सामने आया, कहां डेवलप्ड नेशंस और डेवलपिंग नेशंस आपस में एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए, क्या इसके की टेक अवेज थे। और एक बहुत बड़ी बात इसमें से निकलकर सामने आई है और वो है GST की। मैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात नहीं कर रहा, बल्कि ग्लोबल स्टॉक टेक की बात हो रही है। तो यहां पर एक नई चीज निकलकर सामने आई है, ग्लोबल स्टॉक टेक, जो कि आपके लिए UPSC एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज नहीं तो कल इस पर सवाल आएगा ही आएगा। अगर आप मेंस 2023 लिख रहे हो या फिर आप 2024-2025 का प्रीलिम्स एग्जाम में बैठना चाहते हो, तो भी आपके लिए ग्लोबल स्टॉक टेक, तो एक नई चीज निकलकर सामने आई है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको आपको समझना चाहिए। तो हम लोग GST के बारे में ध्यान से समझेंगे और ये भी देखेंगे कि इस बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में क्या क्या चीजें निकलकर सामने आई हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज जो हम लोगों को समझनी चाहिए, कुछ बेसिक्स से शुरू करते हैं। क्लाइमेट चेंज ही क्या चीज। देखिए, क्लाइमेट चेंज की अगर बात करें तो आपको पता होगा कि जब से फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद से ह्यूमन बीइंग लगातार अपने इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को बढ़ावा दे रहा है। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे तरीके के फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करना पड़ा। शुरुआत में वो कोल बेस्ड थे और बाद में आगे चलकर पेट्रोलियम बेस्ड हो गए। दोनों ही फॉसिल फ्यूल हैं, दोनों को बर्न करने पर कार्बन एमिशन होता है। और आपको पता है कि कार्बन से रिलेटेड जितनी भी गैसेज हैं,
जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, या फिर कोयले को जलाने के बाद में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, सल्फर के दूसरे ऑक्साइड्स, उनका एमिशन होता है। इसमें से बहुत सारी गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैस मतलब जो कि हीट को ट्रैप करके रख लेती हैं एनवायरनमेंट, ज्यादा लंबे समय तक ट्रैप करके रखती हैं, जिससे कि ग्लोबल टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, जिसको मिलाकर हम लोग एक फेनोमेना बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और उस ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ एक्सपर्ट्स का कहना है, और अब आपने महसूस करना भी शुरू कर दिया होगा, कि इससे होगा क्लाइमेट चेंज, यानी कि वैश्विक जलवायु के ऊपर बड़े प्रभावी परिवर्तन देखने को मिलेंगे। देखिए, क्लाइमेट चेंज वैसे तो अपने आप में एक यूनिवर्सल फिनोमेना है, हमेशा लगातार होता रहता है। पृथ्वी कोई आज की बनी हुई नहीं, 400 करोड़ साल पुरानी पृथ्वी, लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पुरानी पृथ्वी मानी जाती है। तब से लगातार यहां पर क्लाइमेट चेंज हुआ है। कुछ नेचुरल फिनोमेना के कारण, कुछ एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना के कारण भी क्लाइमेट चेंज होता है, लेकिन वो एक स्लो प्रोसेस है, ग्रेजुअल चेंज है, जिससे ह्यूमन बींग्स और अर्थ पर रहने वाले बाकी के लाइफ फॉर्म्स अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं, समय के साथ उसके साथ में अनुकूलित हो सकते हैं। परंतु वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में होने वाला ये क्लाइमेट चेंज इतनी तेज गति से हो रहा है कि ह्यूमन बींग्स अपने आप को इसके साथ में अडेप्ट नहीं कर पा रहे। और सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही नहीं, बाकी के जो लाइफ फॉर्म्स हैं वो भी उस रफ्तार से अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पा रहे, अडेप्ट नहीं कर पा रहे, तो उनका सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है। ऐसे में इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस होंगे, और जहां एक बार को इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस हुए, पूरी की पूरी लाइफ फॉर्म पर खतरा आ जाए। वैश्विक जलवायु पे बड़े पैमाने पर परिवर्तन होगा, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स होंगे, अभी भी आपको देखने को मिलता है। इस साल भी अगर हम लोग भारत की बात करें तो बड़े पैमाने पर हीट वेव्स से डेथ देखने को मिल रही है। वो यूरोप जहां पर कि 25, 27, 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर नहीं होता, अभी वहां पर 35, 36, 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच रहा है। वहां पर भी लोग हीट वेव्स के शिकार हैं। सिर्फ एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर ही नहीं, एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर भी आपको देखने को मिलता है। जब विंटर सीजन आती है तो नाउ वी आर विटनेसिंग हार्शर विंटर्स। आपको ज्यादा हार्श विंटर, ज्यादा हार्श समर देखने को मिल रही है। वो जगह जहां पर कभी रेनफॉल नहीं होती है वहां रेनफॉल हो रही है, और ज्यादा रेनफॉल हो रही है। वो जगह जहां पर रेनफॉल होनी चाहिए वहां नहीं हो रही है। तो रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, हर चीज के रेगुलर पैटर्न में, कन्वेंशनल ट्रेडिशनल पैटर्न में बड़े पैमाने पर परिवर्तन देखने को मिल रहा है। दिस इज क्लाइमेट चेंज। और इसके लिए जो सबसे बड़ा कारण जिम्मेदार है आज के समय में, वो है एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, मोस्टली कार्बन एमिशंस डन बाय ह्यूमन इंडस्ट्रीज। पृथ्वी पे जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस चलाए गए उनके द्वारा किए गए कार्बन एमिशन का परिणाम है। अगर हम लोग टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है इसकी बात करें तो देखिए, एक बॉडी है जिसका नाम है आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी। आईपीसीसी 1990 से लगातार असेसमेंट कर रहा है। इनके पास में एक टीम होती है जो कि इंटरनेशनल रिसर्चेस, ग्लोबल लेवल पर एनवायरनमेंट को लेकर, एनवायरमेंटल स्टडीज में जितनी भी रिसर्चेस हुई हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं, उनका कंपाइलेशन करके, उनकी स्टडी करके एक असेसमेंट रिपोर्ट तैयार करते हैं। और उस असेसमेंट रिपोर्ट में ये बताते हैं कि अगर इसी रफ्तार से एमिशंस होते रहे तो कितना टेम्परेचर अर्थ का बढ़ जाएगा। और अभी जो शॉकिंग डेटा हमारे सामने है वो कुछ इस प्रकार से है। इनका कहना है कि अगर हम लोग प्री इंडस्ट्रियल एरा से बात करें, प्री इंडस्ट्रियल एरा को ये लोग काउंट करते हैं 1880 से लेके 1900 तक का समय, 1900। इस समय जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर था विच वाज अबाउट 13.7 डिग्री सेल्सियस, 13.7 डिग्री सेल्सियस, इसको फॉरेनहाइट में लिखें तो इट इज 56.65 डिग्री फॉरेनहाइट। यहां से आज के समय में 2022 का जो अर्थ का सरफेस टेम्परेचर है ये बढ़ के 14.7 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि प्री इंडस्ट्रियल एरा से ये बढ़कर 1.06 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। आईपीसीसी
का कहना है कि अगर इसी रफ्तार से हम लोग एमिशन करते रहे तो ये सदी बीतते बीतते जो ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर है, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है, वो 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। और 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने से कुछ इरिवर्सिबल चेंजेस होंगे क्लाइमेट में, और वो इतने फास्ट चेंजेस होंगे जिनसे अडेप्ट कर पाना हमारे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा, और मॉडर्न ह्यूमन सिविलाइजेशन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में UNFCCC, ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है जो मिलकर कॉन्फ्रेंस करती है, इनकी भी कुछ दायित्व सामने आता है, इनका भी कुछ रोल सामने आता है। फिर ये मिलकर डिसाइड करते हैं कि हमें भी अब कुछ करना चाहिए। तो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए जो एक्शंस लिए जाएंगे उनको बोलते हैं क्लाइमेट एक्शन। इस क्लाइमेट एक्शन को डिसाइड करने के लिए कि कौन एक्शन लेगा, क्या लेगा, कितना लेगा, इसके लिए हम लोग जो बैठकें करते हैं वही है जिसकी अभी हम लोगों ने बात की, COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, या फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ सब्सिडरी बॉडीज, जैसे SB अभी 58 चल रहा है। देखिए यहां पर IPCC ने अभी अपनी हालिया 6th असेसमेंट रिपोर्ट पब्लिश की। इस 6th असेसमेंट रिपोर्ट में उन्होंने एक और बात सामने रखी हमारे, और वो ये था, उन्होंने कहा कि अगर हम चाहते हैं कि ये सदी बीतते बीतते जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है ये प्री इंडस्ट्रियल इरा के मुकाबले सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस बढ़े, तो हमको 2019 के कार्बन एमिशन के मुकाबले रिडक्शंस करने पड़ेंगे। और कितने रिडक्शन करने पड़ेंगे? अराउंड 50%। उन्होंने 43% के करीब कहा। उन्होंने बोला हमको 43% रिडक्शन करना पड़ेगा। कब तक? 2030 तक। 2019 के लेवल से 43% रिडक्शन करना पड़ेगा बाय 2030, ये बात उन्होंने हमें बताई। लेकिन अभी देखने को क्या मिल रहा है कि 2021 में, 2022 में भी एमिशंस बढ़े। ये देखिए यहां पर हर साल कितना एमिशन हुआ है कार्बन का, ये यहां पर ये एक चार्ट है आपके सामने, आप देख रहे हैं। और यहां पर भी आपको ग्रोथ ही देखने को मिल रही है, हालांकि स्टैग्नेंट है। लेकिन कह रहे हैं कि अगर हम लोग यहां पर देखिए, ये जो लाइट ब्लू कलर की लाइन आपको नजर आ रही, ये है करंट प्रोजेक्शंस, कि वर्तमान समय में जिस गति से हम लोग बढ़ रहे हैं उससे कितना कार्बन एमिशन हो सकता है 2030 तक। लेकिन अगर हमको चाहिए कि 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर के इंक्रीज को लिमिट कर दिया जाए, यानी कि प्री इंडस्ट्रियल इरा में जितना एवरेज टेम्परेचर था उससे 21वीं सदी के बीतते बीतते जो टोटल इंक्रीमेंट है वो सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस का रहे। 2 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज अगर हमको चाहिए, उसको यहां तक लिमिट करना है, इसको यहीं पर रोक के रखना है, तो हमको जो कार्बन एमिशन करना है वो इतना करना होगा। 2030 में 38.4 बिलियन टन का कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसको 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रोक दें, तो इसको और भी कम करके इसको 30 बिलियन टन करना पड़ेगा। और अभी हमको नजर क्या आ रहा है, जिस रफ्तार से भी हम कार्बन एमिशन कर रहे हैं उसके हिसाब से अनुमान है कि 2030 में भी हम 52.4 बिलियन टन का एमिशन कर रहे होंगे। यानी कि आप देख रहे हैं आपको कितना ज्यादा अभी भी रिडक्शन करना है। अगर 2 डिग्री सेल्सियस पर रोकना है तो 14 बिलियन टन का कार्बन एमिशन आपको रोकना पड़ेगा। और अगर 2030 तक आपको 1.5 डिग्री सेल्सियस के पाथवे पर आगे बढ़ना है, तो जो गैप चाहिए वो है 22.4 बिलियन टन। इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर क्लाइमेट एक्शंस की जरूरत है, बहुत बड़े पैमाने पर क्लाइमेट एक्शंस की जरूरत है। इन्हीं सबको देखिए ध्यान में रखते हुए यहां पर जब चर्चा शुरू हुई तो एक बड़ी बात निकलकर सामने आई, और वो है ग्लोबल स्टॉक टेक की। ग्लोबल स्टॉक टेक की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहली बार 2015 के पेरिस एग्रीमेंट में, जिसको COP21 बोलते हैं, जहां पर इसकी बात निकलकर सामने आई थी कि ग्लोबल स्टॉक टेक करना है। स्टॉक टेक का मतलब क्या होता है? देखिए शब्द इंडस्ट्रीज से निकल कर आया है। जब इंडस्ट्रीज अपने स्टॉक के ऊपर में हर समय समय पर एक इवैल्यूएशन कराती, नजर बनाए रखती, जनरली इंडस्ट्रीज अपनी सारी इन्वेंट्री, अपना स्टॉक, उनका प्रोडक्शन कितना हो रहा है, कितनी मार्केट में जा रहा है, उस सब के ऊपर में नजर, उसका एक प्रॉपर कैलकुलेशन करती है, एक इवैल्यूएशन कराया जाता है। तो इंडस्ट्रीज में ये चीज हर साल होती है।
हम किस एक्सटेंट तक क्लाइमेट एक्शन कर पा रहे हैं, इसका भी हमको एक क्या रेगुलर इवैल्यूएशन नहीं करना चाहिए? इसी को ध्यान में रखते हुए 2015 की COP21 में ग्लोबल स्टॉकटेक की बात सामने आई थी और ये बात कही गई थी कि 2023 से इसकी शुरुआत होगी और 2023 की शुरुआत करके प्रत्येक 5 वर्षों में every 5 years we'll have to do global stocktake. This is GST. यहां पर हमको क्या क्या बातें करनी है? यहां पर हमको कलेक्टिव एफर्ट को इवैल्यूएशन करना है कि वर्ल्ड कम्युनिटी ने मिलकर कलेक्टिवली अपना जो क्लाइमेट एक्शन करना था, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, उसको या तो मिटिगेट करने के लिए या तो अडेप्ट करने के लिए जो एफर्ट्स करने थे वो कलेक्टिव एफर्ट्स किए या नहीं किए, जिस रास्ते पर हमको जाना था, जो हम लोगों ने टारगेट सेट किए थे, वो अचीव किए या नहीं किए, अगर टारगेट नहीं अचीव कर पाए तो शॉर्टफॉल कितना है, उसमें कमी कितनी रह गई है, और अब और क्या नए एक्शंस लेने की जरूरत है, ये सभी चीजें जीएसटी के अंतर्गत की जाएंगी। जीएसटी का मतलब क्या हो गया कि क्लाइमेट एक्शन का रेगुलर इवैल्यूएशन, अगर सिंपल टर्म्स में समझें तो ये है। ठीक, तो यहां पर कोशिश की जाएगी कि सभी तरीके की ट्रांसपेरेंसी बरतें, अकाउंटेबिलिटी रखी जाए, सबकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जाए, ट्रांसपेरेंसी के साथ में काम हो। इसके अलावा देखिए यहां पर सबके कलेक्टिव एफर्ट को एसेस किया जाए, गोल्स और टारगेट्स को रिव्यू किया जाए, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी बना के रखी जाए, जो गैप्स आ रहे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने और क्या नई निकल कर आ रही है। हो सकता है कि हर कुछ साल के बाद में टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है, कोई नई टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई तो हमारे सामने कोई नई अपॉर्चुनिटी खड़ी हो रही है, तो वो अपॉर्चुनिटी क्या है, उनको ध्यान में रखते हुए अब नए डिसीजन लेना, नए इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग करना, ये सब काम होगा जीएसटी का, ग्लोबल स्टॉकटेक। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपसे प्रीलिम्स और मेंस में इससे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। यहां पर एक दो बातें भी आपके सामने मैं साझा करना चाहता हूं, बीच बीच में आ जा रही है तो देखिए यहां पर एक बात निकल कर आई कि ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ सब्सिडरी बॉडीज हो रही है, वो हम लोगों ने देख लिया कौन कौन सी सब्सिडरी बॉडीज हैं। 58 नंबर की ऐसी सब्सिडरी बॉडीज की कॉन्फ्रेंस हो रही है, लेकिन इस सब्सिडरी बॉडीज की मीटिंग में हम लोग सीओपी में क्या बैठक होगी, वहां पर हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे, उसका एजेंडा पहले से सेट करके रख लेते हैं। तो इस बार COP28 होने वाला है, ये बात आपने देखा, लेकिन इसके अलावा साथ साथ आप देखेंगे न्यूज़पेपर्स में टर्म और आता है CMP18, CMA5, इसकी भी बैठक COP28 के साथ साथ होने वाली है। तो COP28 तो आप बड़े आसानी से जानते हैं, समझते हैं, ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन ये CMP18 क्या है, CMA5 क्या है, ये भी जानते रहिए। कई बार यूपीएससी जो मेन टर्म्स होते हैं उनको ना लिखकर उसके कोई एसोसिएटेड टर्म्स बनाकर क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं बताऊं, एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया, आई थिंक यूपीएससी 2016 में, जब आईएमएफ के बास्केट में एक और करेंसी ऐड की गई थी, वो थी चाइनीज करेंसी। इसको हम लोग जनरली ऐसे तो युआन बोलते हैं, युआन को साल ऐड किया जा रहा था। तो यूपीएससी में क्वेश्चन आया कि निम्न में से कौन सी करेंसी है जिसको इस बार आईएमएफ के बास्केट में ऐड किया गया है, नई हार्ड करेंसी बन गई है, और 4 ऑप्शंस में से एक भी युआन नहीं लिखा हुआ था, उसकी जगह पर उसका कॉमन चाइनीज नेम रेनमिनबी लिखा हुआ था। अगर कोई उसके दूसरे ऑल्टरनेट नाम नहीं जानता तो वो ये आंसर नहीं कर पाता। इसी तरीके से आपको इसके जो एसोसिएटेड टर्म्स हैं वो भी जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो हम लोग देखते हैं सीएमपी क्या है और सीएमए क्या चीज है। देखिए अगर हम लोग सीएमपी की बात करें तो सीएमपी इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सर्विंग एज द मीटिंग ऑफ द पार्टीज टू द क्योटो प्रोटोकॉल। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए 1997 में अभी मैंने आपको बताया कि क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल जितनी भी UNFCCC की पार्टीज हैं सबने तो साइन किया नहीं। टोटल अगर हम लोग UNFCCC की पार्टीज की बात करें तो 197 है, जबकि क्योटो प्रोटोकॉल को सिर्फ 192 मेंबर्स ने साइन किया था। तो इनकी भी रेगुलर बैठकें होती रहती हैं। कब होती है इसकी बैठक, जब सीओपी की बैठक होती है, जब पूरे UNFCCC की बैठक होती है, उसी के साइड में
आप देखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल के जो सिग्नेटरीज हैं उनकी भी बैठक होती है। जिन्होंने सिग्नेचर किया था क्योटो प्रोटोकॉल पर, जो 192 मेंबर्स हैं, वो अलग से बैठक करते हैं, और जिन्होंने साइन नहीं किया अगर वो भी आना चाहें तो आ सकते हैं, एज ऑब्जर्वर आ सकते हैं, लेकिन उनके पास में कोई डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं होगी, कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होगी, तो वो भी इसमें बैठ सकते हैं। ऐसी मीटिंग को जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल के मेंबर्स बैठते हैं और क्योटो प्रोटोकॉल का इवैल्यूएशन करते हैं, उसकी रिव्यू करते हैं और उससे रिलेटेड कोई डिसीजन लेते हैं, तब उसको बोलते हैं सीएमपी। इसी प्रकार से पेरिस एग्रीमेंट जो कि 2015 में साइन हुआ था, उसका भी डिसीजन, उसके भी जितने मेंबर्स हैं, जितने सिग्नेटरीज, उनकी भी ऐसी ही एक बॉडी है जिसको हम लोग सीएमए बोलते हैं। इनका फुल फॉर्म होगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सर्विंग एज द मीटिंग ऑफ द पार्टीज टू द पेरिस एग्रीमेंट। ये भी इसी प्रकार से जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है तब उसी के साइड लाइन में बैठकर अपनी मीटिंग करते हैं। इसमें भी जो सिग्नेटरीज नहीं है वो बैठ सकते हैं, बट एज एन ऑब्जर्वर बैठ सकते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होगी उनके पास में। तो ऐसी बैठकों को सीएमए बोलते हैं। सीएमए, सीएमपी और सीओपी, इन तीनों की बैठक होने वाली। और ये जो बॉन कॉन्फ्रेंस अभी हुआ, यहां पर चर्चा हुई कि सीओपी 28, सीएमपी 18 और सीएमए 5 में हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं। उनका एजेंडा पहले से सेट किया गया। उसमें से जो पहली बात निकल कर आई है वो मैंने अभी बताया आपको, जीएसटी। इसके अलावा देखिए जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है यहां पर वो क्या आता है, वो चैलेंज ये निकल कर आता है कि डेवलप्ड नेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी या डेवलपिंग नेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी। और ये कोई आज का विषय नहीं है, आज का कोई डिस्प्यूट नहीं है। जब से UNFCCC बना है तब से लगातार इसी बात को लेकर डिस्प्यूट है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा किसकी होगी। आपको देखिए बात समझनी चाहिए कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुए 400 साल, और स्टार्टिंग सारे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को अंजाम देने वाली जो देश थे, उनको अगर हम लोग एक एनेक्स्चर बनाए जो कि UNFCCC के एनेक्स्चर 1 कंट्रीज में लिस्टेड हैं, वो 40 कंट्रीज। ये वो 40 कंट्रीज हैं जिनको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में अर्ली स्टार्ट मिला और एक शुरुआती बेनिफिट मिला। शुरुआत में उन्होंने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का फायदा उठाकर अपना डेवलपमेंट कर लिया, उनके इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हुई। लेकिन उसके साथ साथ आज जितना कार्बन एमिशन हो रखा है उसमें सबसे बड़ा शेयर इन 40 कंट्रीज का है। और ये जो इनकी अगर ज्यादा एमिशन इन्होंने किया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा इनकी ही होती है। डेवलपिंग कंट्रीज लगातार समय समय पर इन 40 कंट्रीज, जिनको UNFCCC का एनेक्स्चर 1 कंट्रीज भी बोलते हैं, इन एनेक्स्चर 1 कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी समय समय पर याद दिलाती रहती है। और बताती क्या है, बोलती हैं कि अगर क्लाइमेट चेंज को अंजाम देने में ज्यादा कंट्रीब्यूशन आपका है तो उसको रिवर्स करने में, मिटिगेट करने में, एडेप्ट करने में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ही ज्यादा होनी चाहिए। इस बार देखिए इस मीटिंग में जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे हैं, जो बॉन कॉन्फ्रेंस हुई, यहां पर ऑस्ट्रेलिया के रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे और उन्होंने बड़ी ही ऐसी बात कर दी जो कि डेवलपिंग नेशंस को चुभ गई। उन्होंने बात क्या की, उन्होंने बोला कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा कैसे हो सकती है। उन्होंने बोला कि कैसे, ये बात बिल्कुल तय है, एकदम श्योर बात है, आप एकदम बोलते हैं कि अनएम्बिगुअस ड्यूटी है हमारी कि हमको ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। ऐसा क्यों? जबकि हम ऐसे समय में एमिशन कर रहे थे जिस समय कोई दूसरी ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी नहीं थी। हम ऐसे समय में एमिशन कर रहे थे जबकि क्लाइमेट चेंज को लेके, ग्लोबल वार्मिंग को लेके, एनवायरमेंटल इश्यूज को लेके उतना अवेयरनेस भी नहीं था। तो ना उतनी अवेयरनेस थी और ना कोई टेक्नोलॉजी थी। उस समय हम लोगों ने एमिशंस किए और आप बोलते हैं कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही होनी चाहिए। इसके अलावा वो एक और बात लेकर आते हैं, वो कुछ डेटा हमारे सामने लेकर आते हैं और वो बात बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया के रिप्रेजेंटेटिव कि जब से ये सब कुछ शुरू हुआ, सीओपी बन गई। सीओपी बनने के बाद से 1992 ऑनवर्ड्स अगर बात की जाए तो दुनिया में जितना कार्बन एमिशन हुआ है उसका 57% कार्बन एमिशन
नॉन एनेक्स्चर 1 कंट्रीज ने किया है, इन डेवलप्ड 40 कंट्रीज ने नहीं किया है। नॉन एनेक्स्चर 1 कंट्रीज ने 57% एमिशन किया है। इतना ही नहीं, 1992 के बाद से जितना ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर बढ़ा है, जितना भी इंक्रीमेंट हुआ है, उसमें 70% कंट्रीब्यूशन नॉन एनेक्स्चर 1 कंट्रीज का है, यानी कि जिनको हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज बोलते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन। तो ऑस्ट्रेलिया के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा कही गई ये बात डेवलपिंग कंट्रीज को बिल्कुल भी नागवार गुजरी, बिल्कुल चुभ गई। इन्होंने बोला, अब देखिए, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर, कल को आप भी इसी जगह पर जाएंगे और आप भी अगर किसी यूनाइटेड नेशंस की बैठक में पहुंचते हैं और आपको भी ऐसे ही इन एनेक्स्चर 1 कंट्रीज के किसी रिप्रेजेंटेटिव से मिलने का मौका मिलता है, उनसे आपका सामना होता है और वो भी ऐसी ही कुछ बात आपको कर देते हैं, आप क्या जवाब देंगे? आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। देखिए, बहुत हद तक संभावित है कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको मेंस में या इंटरव्यू में मिल जाए। इंटरव्यूअर आपसे इंटरव्यू पैनल में ये पूछ लें कि एनेक्स्चर 1 की कंट्रीज तो हमारे ऊपर ऐसा बोलती हैं और हमारा स्टैंड है कि डेवलप्ड कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? देखिए, इसको बिल्कुल जस्टिफाई करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के जो रिप्रेजेंटेटिव बात बोल रहे हैं वो गलत बात बोल रहे हैं। अगर डेवलप्ड कंट्रीज ने इतने साल तक एमिशन किया और बोल रहे हैं कि हम तो भोले थे, हम तो नादान थे, हमें कुछ पता नहीं था, पहली बात तो ये गलत बोल रहे हैं। एनवायरमेंटल अवेयरनेस कोई आज की चीज नहीं है, बहुत पहले से है, लोगों को ये बातें पता थी कि इसका अंजाम क्या होगा। कुछ समय बाद ही समझ में आ गया था, उसके असर देखने को मिलने शुरू हो गए थे। दुनिया भर में कई सारी जगहों पर फैमीन्स आने लगे थे। जब वॉर हुई, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, तब भी उसका असर देखा गया। एनवायरमेंटल स्टडीज दुनिया भर में पढ़ी जाने लगी थी, उनके ऊपर हमारी समझ विकसित होनी शुरू हो गई थी। और 1979 में पहली बार जेनेवा में कॉन्फ्रेंस हो गई, और तब हुई जबकि लोगों को समझ में आ चुका था। और आप जानते हैं कि ग्लोबल कम्युनिटी इतनी जल्दी मिलने वाली नहीं है। जब उन्होंने बहुत सारा एमिशन कर लिया था, बहुत कुछ, जब पानी सर के ऊपर जाने लगा, तब जाके इस तरह की बैठकें होनी शुरू हुई। 1979 में बैठक होनी शुरू हुई। और अगर मान लीजिए कि उसके पहले ये अबोध थे, कुछ पता नहीं था, तो भी 1979 से लेकर 1992 तक तब तो एमिशन कर रहे हैं। एक तो ये बात आती है। दूसरी बात, इतने साल तक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का फायदा उठाकर, इसका बेनिफिट उठाकर जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इन्होंने हासिल की है, अगर हम लोग क्लाइमेट चेंज को रोकना चाहें, रिवर्स करना चाहें, इसको उल्टा करना चाहें, तो भी आपको जरूरत पड़ेगी टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए भी चाहिए आपको बहुत सारा पैसा, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, वो इन 40 कंट्रीज के पास है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में जिन्होंने लीड ले लिया है, आज इनके पास में ग्लोबल जायंट बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। वो मल्टीनेशनल कंपनीज जो कि जिस जगह पर पहुंच जाएं उस देश का कायाकल्प कर सकती हैं। वो मल्टीनेशनल कंपनीज जिनकी अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन कई सारे देशों की जीडीपी से ज्यादा है। भारत आज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा इकोनॉमिक पावर है। उसके बावजूद आज की डेट में कई मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसी हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन भारत की जीडीपी से ज्यादा है। तो इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, इतना सारा फाइनेंशियल रिसोर्स के ऊपर में एक छत्र राज, एक मोनोपोली इनकी है। आज की डेट में अगर आप बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इन्हीं देशों के लोग हैं, पूरी तरीके से उनका दबदबा है। तो अगर फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके पास हैं, रिसर्च करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो तो आपके पास होगी, और वो आपने किया है, टेक्नोलॉजी आपके पास है। अगर आप चाहते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाएं, तो उनके लिए उनको आवश्यकता पड़ेगी फाइनेंसिंग की, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की। बिना फाइनेंशियल रिसोर्सेज के ट्रांसफर किए ये नहीं हो सकता। अगर टू बी प्रिसाइज इसकी अगर हम लोग बात करें, एक एस्टिमेट है और वो कहते हैं कि 2030 तक क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट और अडेप्ट करने के लिए डेवलपिंग नेशंस को एट लीस्ट $6 ट्रिलियन की आवश्यकता पड़ेगी। और ये $6 ट्रिलियन का मतलब हो गया लगभग $400 बिलियन पर ईयर। हर साल
डेवलपिंग नेशंस को इतने फंड की, इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेस की आवश्यकता है। लेकिन जब डेवलप नेशन से कमिटमेंट कराने की बात हुई, पेरिस एग्रीमेंट के बाद से लगातार हर साल उनसे कमिटमेंट एक्सपेक्ट की जा रही थी कि वो कुछ ऐसी कोई बड़ी धनराशि कमिट करेंगे। उन्होंने बाद में बहुत प्रेशर डालने के बाद कमिटमेंट करते 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 भी सिर्फ $100 बिलियन पर एनम का कमिटमेंट किया। उन्होंने बोला कि 2020 ऑनवर्ड्स हम हर साल $100 बिलियन का एक एनुअल कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से करेंगे। वो भी अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है। अभी तक 2020 के बाद से एक भी वर्ष ऐसा नहीं किया जबकि डेवलप्ड कंट्रीज ने मिलकर अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया हो। तो देखिए, इसी के साथ में एक और चीज आती है कि यहां पर बहुत बड़ा फाइनेंशियल गैप है, वो पूरा करने की आवश्यकता है। अब फाइनेंशियल गैप तो है, अगर ये फंड हमारे पास में आता है किसी प्रकार से, हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज अरेंज कर भी लेते हैं, तो इनको खर्च कहां करना है, ये इन्वेस्टमेंट होना कहां है, इसको कहां डाइवर्ट करना चाहिए। तो दो बातें आती हैं, एक तो मिटिगेशन और एक है एडेप्टेशन। भारत एडेप्टेशन को लेकर ज्यादा मुखर रहता है। भारत का स्टैंड है कि अभी हमें वर्तमान समय में ज्यादा इन्वेस्टमेंट एडेप्टेशन में खर्च करनी चाहिए, हमारा फोकस एडेप्टेशन पर ज्यादा होना चाहिए मिटिगेशन के मुकाबले। क्या मिटिगेशन आवश्यक नहीं है? मिटिगेशन भी आवश्यक है, परंतु भारत का स्टैंड है कि अभी हमें एडेप्टेशन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। ये दोनों चीजें क्या हैं, एक बार को समझ लीजिए। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, किस कारण से हो रहा है? कार्बन एमिशन के कारण हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये चीज ना हो तो आप कार्बन एमिशन बंद कर दीजिए। अगर आप कार्बन एमिशन रोकने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दिस इज मिटिगेशन, शमन। जिस कारण से हो रहा है उस कारण को ही बंद कर देना, दिस इज मिटिगेशन, शमन। कार्बन एमिशन को रोक दीजिए। कैसे रोकेंगे? बिजली अभी उत्पादन कर रहे हैं आप कोयले से, आप सोलर एनर्जी से बिजली बनाना शुरू कर दीजिए, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से बिजली बनाना शुरू कर दीजिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से बिजली बनाना शुरू कर दीजिए, विंड मिल्स का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करना शुरू कर दीजिए। अभी आप गाड़ियां पेट्रोलियम के माध्यम से चलाते हैं, डीजल, पेट्रोल, इसको बंद कर दीजिए। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरी टेक्नोलॉजी लेकर आइए, ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करिए। इन सब में भी पैसे खर्च होंगे, इसमें भी बहुत बड़े ह्यूज इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। तो ये हो गया मिटिगेशन। लेकिन एडेप्टेशन इससे भी ज्यादा जरूरी चीज। देखिए, क्लाइमेट चेंज अब कोई दूर की चीज नहीं रह गई कि क्लाइमेट चेंज होने वाला है, इसको रोकना है। क्लाइमेट चेंज हो चुका। अभी हमने देखा कि 1.09 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ चुका है प्री इंडस्ट्रियल एरा से, और 1 डिग्री सेल्सियस के तापमान के बढ़ने के साथ आज भी आप बहुत सारे क्लाइमेट चेंज को अनुभव कर सकते हैं। जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स आपके सामने हो रही, और इसका जो दुष्प्रभाव पड़ना है वो सबसे ज्यादा किसके ऊपर पड़ना है? डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर पड़ना है। अगर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर इसका प्रभाव पड़ना है, गरीब जनता के ऊपर पड़ना है, अफ्रीकन पॉपुलेशन, एशिया पैसिफिक में रहने वाले लोगों के ऊपर, साउथ एशिया में रहने वाले लोगों के ऊपर अगर ये प्रभाव पड़ना है, तो हमको क्लाइमेट जस्टिस की आवश्यकता है। क्लाइमेट जस्टिस क्या है? जस्टिस तब होगी जबकि क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट जिस कम्युनिटी के ऊपर जितना ज्यादा पड़ रहा है, उतना ज्यादा एफर्ट उनको बचाने में किया जाए। अब क्लाइमेट चेंज कहीं पर हो चुका है, उसका असर दिखने को मिल चुका है। आप अगर मिटिगेशन प्रोसेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका असर दिखने में समय लगेगा, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल उसका असर दिखने में लग सकता है। जैसे कि ओजोन होल बन रहा था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद हमने उसके मिटिगेशन मेजर्स लिए, जो सीएफसी गैस का एमिशन होता था उसको बंद करके एचएफसी इस्तेमाल करना शुरू किया, तो उसका असर देखने में हमें समय लगा। और आज कहते हैं कि 90% से ज्यादा ओजोन होल रिपेयर हो चुका है, लेकिन उसमें समय लगा लगभग 30 साल का। तो क्या हम 30 साल तक इंतजार कर सकते हैं? आप सोचिए, मालदीव जैसी कंट्री विच इज एट द ब्रिंक ऑफ सबमर्जेंस, जो कि एकदम मुहाने पे खड़ी है कि कभी भी डूब सकती है, मालदीव की पॉपुलेशन क्या 30 साल इंतजार कर पाएगी?
हम कहते हैं कि मुंबई का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंडिया के बहुत सारे कोस्टल रीजन्स हैं जो कि एकदम वर्ज पर हैं सबमर्जेंस के। इंडिया के कोस्टल रीजन्स, इंडोनेशिया के कोस्टल रीजन्स, इंडोनेशिया को अपनी कैपिटल शिफ्ट करनी पड़ी इस कारण से। बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज जो गिनी कोस्ट पर रहते, एशिया पैसिफिक की कंट्रीज, छोटी कंट्रीज हैं, तुवालू, फिजी, सैमोआ, टोंगा, कैरिबियन आइलैंड्स की कंट्रीज। अगर इसी रफ्तार से ग्लोबल वार्मिंग होती रही और मिटिगेशन मेजर्स जो हम लोगों ने लिए उसका अगर रिजल्ट आने में समय लगा, तब तक में सी लेवल बढ़ा, तो सबमर्जेंस होगा, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी, उनका असर डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज और वल्नरेबल कम्युनिटीज के ऊपर सबसे ज्यादा पड़ेगा। इसी चीज के लिए क्लाइमेट जस्टिस की अक्सर बात की जाती है। तो भारत बात करता है कि जिनके ऊपर में असर ऑलरेडी हो चुका है या हो रहा है या एकदम तुरंत होने वाला है, पहले वो इससे अडेप्ट कैसे करेंगे, उसके लिए कौन सा क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, पहले ये कराओ। 30 साल बाद उनके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, यानी 30 साल बाद कोई रिजल्ट आएगा फिर देखा जाएगा। अभी फिलहाल जो क्लाइमेट चेंज हो चुका है, इससे ये अनुकूलन कैसे करेंगे। कहीं पर साइक्लोन ज्यादा आ रहे हैं तो आपको साइक्लोन्स के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाना पड़ेगा, कोस्टल एरिया से लोगों को रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा, कहीं और भेजना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। अगर आप किसी पॉपुलेशन को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, रीसेटलमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, उनके नई जगहों पर उनकी बसावट, उनकी रोजगार की व्यवस्था करना, इसके लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो ये सब कुछ, यही सारे इश्यूज थे जो इस बार बॉन मीटिंग में डिस्कस हो रहे थे, और ये आगे भी आप देखेंगे यही सब चर्चा के विषय बने रहेंगे COP28 में भी। खैर, ये बात आती, कुछ एक दो बातें और जो हम लोगों को यहां पर अभी कर लेनी चाहिए, वो ये है कि एक बार देख लें कि COP में और इस प्रकार की जो SB होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है। देखिए, उनमें अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें तो जो COP है वो सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है UNFCCC की, और जो सब्सिडरी बॉडीज की बैठक होती है, यहां पर कोई बड़ा डिसीजन नहीं लिया जाता, बल्कि क्या डिसीजन लिया जाना चाहिए COP में उसका एजेंडा सेट किया जाता है, बस इतना ही। इनकी फ्रीक्वेंसी फिक्स नहीं होती। जो सब्सिडरी बॉडीज की मीटिंग है, इनकी फ्रीक्वेंसी फिक्स नहीं होती कि हर ये कितने समय के बाद में बैठेंगे, जबकि COP की फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है कि वो हर साल एक बार बैठेंगे। ये साल में एक बार से ज्यादा भी बैठ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि 2 साल बाद, 3 साल बाद बैठे। इनका भी हम लोगों ने देखा कि 2 सब्सिडरी बॉडीज हैं, एक सब्सिडरी बॉडी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवाइस और दूसरी सब्सिडरी बॉडी फॉर इंप्लीमेंटेशन। तो ये 2 सब्सिडरी बॉडीज हो गई। इसके अलावा देखिए, इस बार की मीटिंग में जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस सेंटर बॉन में हो रही थी, SB 58, यहां पर और क्या एजेंडा सेट किया गया, इसमें बोला गया कि पेरिस एग्रीमेंट की रूल बुक फिर से एक बार अमेंड की जाएगी, उसमें देखा जाएगा चेंजेस क्या करने हैं। एडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज, इसके ऊपर बात करनी थी। मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की गई, ये सब चीजें इसमें करनी है। एक दो बातें और आती हैं सामने, क्लाइमेट जस्टिस और क्लाइमेट डिप्लोमेसी। क्लाइमेट जस्टिस अभी बताया, वो कम्युनिटीज, वो रीजन्स जो क्लाइमेट चेंज से ज्यादा इंपैक्ट होने वाले हैं, ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। जब कोई भी क्लाइमेट एक्शन लिया जाए तो उसमें ज्यादा फोकस, ज्यादा एम्फेसिस उन कंट्रीज, उन कम्युनिटीज के ऊपर होना चाहिए जिनके ऊपर इंपैक्ट ज्यादा पड़ना है। हो सकता है कि ना ही क्लाइमेट चेंज में इनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहा हो और ना ही क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ निभा पा रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि इनके ऊपर इंपैक्ट ज्यादा पड़ रहा है, इसलिए एम्फेसिस ज्यादा इनके ऊपर होना चाहिए। दिस इज क्लाइमेट जस्टिस। और इस सब के लिए आपको एक ग्लोबल डायलॉग की जरूरत है, तो इसीलिए यहां पर क्लाइमेट डिप्लोमेसी की बातें होती हैं। तो ये सभी चीजें होगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट द बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। बाकी इसके आगे जब अभी COP28 दुबई में होगा तो इससे रिलेटेड जो भी और नए डेवलपमेंट्स होंगे उनको हम लोग आगे और फिर आगे ध्यान से देखेंगे।
और इसके ऊपर हम अपनी नजर बनाए रखेंगे। आपको भी अपनी नजर बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज बहुत ही हॉट इशू है और इससे कभी भी यूपीएससी में प्री मेंस इंटरव्यू किसी भी लेवल पे या फिर सभी लेवल्स में, सभी स्टेजेस में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, इशू तो हम लोगों ने समझ लिया, अब हमको यह भी देखना चाहिए कि इस इशू को हम अपने एग्जाम में इस्तेमाल कैसे करें। न्यूज पढ़ना, कोई इशू समझ लेना, वो एक अलग चीज है, लेकिन उसको अपने एग्जाम में यूज करना ये अलग चीज है। चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जीएसटी के ऊपर में अगर आपसे कोई क्वेश्चन बनता है, एक सैंपल क्वेश्चन हमने बनाया है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर की एस्पेक्ट्स ऑफ जीएसटी अंडर द पेरिस एग्रीमेंट? सबसे पहला, द जीएसटी इज कंडक्टेड एवरी 10 years स्टार्टिंग इन 2020। तो ये गलत है, क्योंकि 2023 से इसकी शुरुआत करके हर 5 साल पे इसको करना था। तो पहली तो स्टेटमेंट यही गलत हो गया। दूसरा, जीएसटी इवैल्यूएट्स द इंडिविजुअल एफर्ट्स ऑफ कंट्रीज इन रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो ये भी गलत है, ये इंडिविजुअल एफर्ट ना लेके एक कलेक्टिव एफर्ट देखते हैं, कलेक्टिव एफर्ट का इवैल्यूएशन किया जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत होता है। रिव्यू ऑफ गोल्स एंड टारगेट्स, इट असेसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रीज एक्शन इन मीटिंग द लॉन्ग टर्म टेम्परेचर गोल्स आउटलाइंड इन द पेरिस एग्रीमेंट। कि पेरिस एग्रीमेंट में जो लॉन्ग टर्म टेम्परेचर गोल है कि हमको टेम्परेचर को कहां तक जाकर लिमिट करना है बाय द एंड ऑफ 21st सेंचुरी, इसके लिए जो हमको गोल सेट करना होता है वो गोल सेट करते हैं और उसका रिव्यू भी करते हैं। तो ये काम जीएसटी में किया जाएगा, ये सही है। और फाइनली, द फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशंस फ्रॉम द जीएसटी इन्फॉर्म फ्यूचर डिसीजन मेकिंग। जीएसटी से जो हमको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि क्या गैप रह गया है, क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आई हैं, उसी के आधार पर फ्यूचर के डिसीजंस लिए जाते हैं, इंक्लूडिंग द एडजस्टमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज प्लान्स। क्लाइमेट चेंज के लिए हमने जो प्लान्स बनाए हैं उसमें अगर कोई चेंज करने की जरूरत है तो वो भी हम करेंगे। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4 करेक्ट होता है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो ओनली 2, मतलब 2 स्टेटमेंट सही। तो ये हो गया ये यूपीएससी स्टैंडर्ड का एक क्वेश्चन, और इसी के साथ में हम अपना ये टॉपिक आज का यहीं खत्म करें। थैंक यू।